इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें साथियों हम पढ़ेंगे कॉल मनी, नोटिस मनी। क्योंकि कॉल मनी मार्केट जो है, इसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, पार्टिसिपेंट इन द मार्केट, कौन इस मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, बोरोइंग लिमिट क्या होती हैं, ट्रेड्स कैसे होते हैं कॉल मनी मार्केट में, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, रेपो क्या होता है, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO, इंटरेस्ट रेट, और लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन कॉल नोटिस मनी। तो ये सब देखेंगे साथियों। फिक्स्ड इनकम मार्केट देखेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। फॉरेक्स मार्केट देखेंगे, लाइबोर माइबोर क्या है ये जानेंगे। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जो है 1999 वाला, इसको भी हम पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले तो कॉल मनी मार्केट की बात करते हैं। कॉल मनी मार्केट साथियों क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म में अगर लिक्विडिटी कम होती है इंस्टीट्यूशंस के पास में, तो वो इस मनी मार्केट को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म की जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट कर सकें और अपने पास सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन कर सकें। शॉर्ट फंड की अगर ज़रूरत होती है उसको अरेंज करते हैं कॉल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। अब कॉल मनी भी 3 तरह की होती हैं, उसमें भी कॉल मनी है, नोटिस मनी है और टर्म मनी है। तो ये क्या होती है साथियों, जब भी लैंडिंग जो की जाती है वो केवल 1 दिन के लिए की जाती है। तो 1 दिन के लिए अगर कर रहे हैं तो उसको कॉल मनी कहते हैं, और 2 से 14 दिन के लिए कर रहे हैं तो नोटिस मनी, और 14 दिन से ज़्यादा के लिए अगर कर रहे हैं, मोर देन 14 डेज है, देन इट इज़ टर्म्ड एज टर्म मनी, तब इसको हम टर्म मनी कहते हैं। अब कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इन तीनों सिक्योरिटीज़ में, इनमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो RBI की गाइडलाइन है उसके हिसाब से होता है। इसमें शेड्यूल्ड बैंक नॉर्मली पार्टिसिपेट करते हैं RRBs को छोड़कर, और कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स। बोरोइंग लिमिट इसमें क्या होती हैं, बोरोइंग लिमिट जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को 125% तक देयर कैपिटल फंड जो है उतना तक बोरो कर सकता है बैंक। However, their fortnightly average borrowing outstanding should not exceed more than 100% of their capital fund Tier 1 and Tier 2। तो साथियों ये देखते हैं कि शेड्यूल बैंक जो है हालांकि 125% तक बोरोइंग कर सकता है जितना उनका कैपिटल फंड है, लेकिन फोर्टनाइटली अगर उनका जो एवरेज निकल के आएगा वो 100% उनकी जो Tier 1 Tier 2 कैपिटल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लैंड कितना कर सकते हैं, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन लैंड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर कैपिटल फंड ऑन एनी डे, और लैंड कर सकते हैं 50% ऑफ देयर कैपिटल फंड, लेकिन उनकी जो फोर्टनाइटली एवरेज जो है आउटस्टैंडिंग लैंडिंग शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ देयर कैपिटल फंड। तो साथियों कैप लगा रखे हैं अलग अलग RBI की गाइडलाइंस के द्वारा, कैप लगे हुए हैं जिसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कितना वो लैंड कर सकते हैं और कितना वो बोरो कर सकते हैं, क्योंकि बोरोवर और लैंडर दोनों ही जनरली इस केस में शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं। और ये ट्रेड्स कैसे कंडक्ट होते हैं, ये टेलीफोनिकली भी कंडक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड भी होते हैं, तो दोनों ही तरह से होते हैं साथियों। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, तो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट जो चलते हैं वो ट्रेजरी बिल है, मोस्ट कॉमन है। और ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 3 टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल आर इशूड, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। साथियों ट्रेजरी बिल जो है इनको समझते हैं, ये शॉर्ट टर्म जो डेप्ट ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनको मीट करने के लिए इशू किए जाते हैं। और नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, 91 डेज़ का इशू किया जाता है, 182 डेज़ का करा जाता है और 364 डेज़ का किया जाता है। तो ये उनकी कम्पिटिटिव बिडिंग होती है, उसके बाद ही ये लिए जा सकते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इसमें नॉन कम्पिटिटिव बेसिस पे जो ये ले सकते हैं ऑक्शंस में, जिनमें हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ नेपाल है, तो इनको अलाउ किया गया है कि वो नॉन कम्पिटिटिव बेसिस पे ये ले सकते हैं। ये टेबल दे रखी है साथियों, जिसमें डेट ऑफ ऑक्शन वेंसडे को नॉर्मली होता है और डेट ऑफ पेमेंट फॉलोइंग थर्सडे रहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, साथियों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ अ नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म और एज अ यूजेंस प्रोमिसरी नोट बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRBs एंड लोकल एरिया बैंक्स। तो साथियों शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, और ये डीमैटराइज फॉर्म में होते हैं, डीमैट में के फॉर्म में होते हैं, और यूजान्स प्रोमिसरी नोट की तरह होते हैं। साथियों, यूजान्स प्रोमिसरी नोट मतलब प्रोमिसरी नोट जो है वो एक उसका फर्दर जब चैप्टर में आएगा तो हम डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, दो तरह के होते हैं, यूजान्स और साइट। साइट वाला जो होता है वो ऑन द साइट सेम डे पेबल होता है ऑन डिमांड, और यूजान्स में एक टाइम पीरियड मिल जाता है, उसमें पेमेंट करना होता है। तो साथियों, यूजान्स प्रोमिसरी नोट की तरह होते हैं ये। एंड CD जे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट and are issued at a discounted price and redeemed as par value. The tenor of the issue can range from 7 days to 1 year. However, most certificate of deposit by bank for 3, 6 and 12 months. तो साथियों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी हैं। इनमें जब बैंक्स को पैसा इकट्ठा करना होता है, कमर्शियल बैंक्स को फंड रेज करना होता है, तो वो इशू कर देते हैं, इनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। नॉर्मली 7 दिन से लेके 1 साल तक के लिए किए जाते हैं, और इसमें क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन, कंपनीज, फंड्स, एसोसिएशन ये सब खरीद सकते हैं। नॉर्मली NRI भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट इसमें जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 1 लाख रुपए होना चाहिए, और उसके मल्टीपल में फर्दर फिर हो सकता है। कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं? कॉमर्शियल पेपर साथियों ये जो हैं कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए हैं, जिसमें एक RBI ने सुविधा दी है कि जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, हाई रेटेड कंपनीज़ हैं, रेपुटेड हैं, वो अपना कॉमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं, इशू करके फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस दी हैं कि कौन ये ऐसा कर सकता है कि टेंजिबल नेटवर्थ जो है 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शनड होनी चाहिए उनकी बैंक से, और प्लस जो स्टैंडर्ड एसेट होने चाहिए उनके, जो बोरोवर अकाउंट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, NPA या उसमें का अकाउंट जो है वो प्रॉपर चलता होना चाहिए, रनिंग अकाउंट स्टैंडर्ड की कैटेगरी में होना चाहिए। तो साथियों ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी एलिजिबल इशूअर्स हैं जो ये ऐसा करना चाहते हैं वो RBI की गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं, और फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हिसाब से उनकी जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग है वो P2 होनी चाहिए। क्राइसिल साथियों एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसे कहते हैं। और ये सर्टिफिकेट, ये जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं, दे में बी इशूड टू एंड हेल्ड बाई एन इंडिविजुअल, बैंकिंग कंपनीज, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज़। तो ये कॉमर्शियल पेपर जब कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी जब इशू करती है तो उसे इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, बैंकिंग कंपनीज़ ले सकती हैं, दूसरी जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया वो भी ले सकती हैं, और भी कई लोग हैं NRI, FIIs, ये सब इनको ले सकते हैं। रेपो की बात करते हैं साथियों। रेपो क्या है? रेपो इज़ अ रीपरचेज एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बिटवीन एलिजिबल काउंटर पार्टीज फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड on a collateralized basis. Repo involves selling of a security with the agreement to repurchase the same at the future date at a predefined price. साथियों रेपो क्या है? जिसमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो परचेज़ की जाती है, और उसमें पहले से ही डिसाइड होता है कि नेक्स्ट जो रीपरचेज़ होगा वो किस प्राइस पे होगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट जो पहले से डिसाइड हो जाते हैं, इस फैसिलिटी को तो रेपो कहते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं इनको रेपो रेट कहते हैं। तो जब बैंक्स को फंड की ज़रूरत होती है तो रेपो रेट पे अपनी सिक्योरिटीज़ जो हैं RBI को दे के बैंक्स जो हैं फंड अरेंज करते हैं। कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, CBLO। तो CBLO भी साथियों एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटेड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फॉर बेनिफिट ऑफ एंटिटी हु हैव ईदर नो एक्सेस टू द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट और हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस इन फॉर्म ऑफ सीलिंग ऑन कॉल बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजेक्शन। साथियों जैसे बाकी सब ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर हैं, वैसे ही ये CBLO भी है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो फंड रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। CBLO को जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है, और जिनके लिए इंटरबैंक कॉल मनी के एक्सेस नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है,
वो लोग इसको यूज़ करते हैं। तो साथ ही इसमें और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो पढ़ना है आपको। अब इसमें देखते हैं साथियों, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन कॉल नोटिस मार्केट बोथ एज लेंडर एंड बोरोवर। और कौन कौन लोग जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हमने जो जितने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इन इंस्ट्रूमेंट को कौन सेल परचेज़ कर सकता है, कैसे मनी मार्केट में जो लेंडर और बोरोवर जो एक्ट करते हैं वो किसको अथॉरिटी है, कौन कर सकता है। तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं वो लेंडर भी हो सकते हैं, बोरोवर भी हो सकते हैं इसमें मनी मार्केट में। कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, और इसके अलावा प्राइमरी डीलर्स। तो ये तीनों जो हैं ये मनी मार्केट में लेंडर और बोरोवर दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों फ़िक्स इनकम मार्केट की। तो फ़िक्स इनकम मार्केट में सबसे पहले आती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नॉर्मली जो है वो ट्रेजरी बिल हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं। और ये सब चीज़ें क्यों इशू की जाती हैं, जबकि फाइनेंस करना हो, फिजिकल डेफिसिट या टेम्पररी जो कैश मिसमैच अगर गवर्नमेंट के अकाउंट्स में हो जाता है, उनको फंड की ज़रूरत होती है, तो वो इस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इशू करती हैं और इन्हें परचेज़ किया जा सकता है। इसको इसके द्वारा जो है जो गवर्नमेंट जो है वो फंड्स इकट्ठा करती हैं। साथ ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स available both in the primary and secondary market. In primary market, government securities are issued through auctions, yield basis or price basis auctions. साथ ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी जब भी आपको अगर उसकी कैश की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, तो वो आसानी से उनको सेल किया जा सकता है और वो उनसे फंड्स लिए जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है उनका टेनर जो होता है, रेंज करता है 1 साल से लेकर 30 साल तक। तो उसी हिसाब से अलग अलग जो हैं टाइम पीरियड हैं सिक्योरिटीज़ के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, तो उसी हिसाब से उनका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है और उनका जो है वो जो फंड्स जो मिलेंगे वो उस टाइम पीरियड के बाद ही मैच्योर होते हैं वो। साथियों ये सब अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं सिक्योरिटीज़ पे, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट समझते हैं क्या होता है। साथियों कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया इज़ एट नेसेंट स्टेज, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हुआ नहीं है। नॉर्मली आसान भाषा में सिंपल आप समझ लीजिए बस इतना कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है, इसमें जो कॉर्पोरेट्स को जब अगर पैसा चाहिए होता है, जो अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वो चाहें और फंड रेज़ करना चाहें तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो हैं वो इशू कर सकते हैं और अपने जो फाइनेंस जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड्स इशू करते हैं और वेरियस कॉरपोरेशन जो हैं वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए बॉन्ड्स इशू करती हैं। इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं साथियों, बस ये जो हैं ज़्यादातर जो ये कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का है, इसमें आपको मेनली जो है उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या है, आपको समझ होनी चाहिए कि अगर बेसिक उनकी क्या है, और कोई इंपॉर्टेंट जो 2-1 पॉइंट हैं वो पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं साथियों, इसमें क्या है बेसिकली जो अंडरलाइन एसेट जो है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव इज़ एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द अंडरलाइन एसेट इज़ राइट टू पे और रिसीव अमाउंट ऑफ मनी एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है साथियों, जो इंटरेस्ट और रिस्क और नॉर्मली जो है फ्यूचर के लिए होता है ये, और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होंगे तो जो रिस्क एसोसिएटेड है उसमें, या करेंसी से जुड़े जो रिस्क एसोसिएटेड हैं, उनको हेज करने के लिए या उनको मतलब मिटिगेट करने के लिए कि रिस्क कम हो जाए, उसको करने के लिए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है। और इसमें एक जो है रिस्क मैनेजमेंट का
की तरह इसको देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट, ताकि पहले से डिसाइड हो जाता है कि किस रेट पे उनको फंड रेजिंग होगी। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इंटर्ड बिटवीन टू काउंटर पार्टीज विच ईच वन एग्रीज टू पे periodic payment to other on an agreed period based upon a notional amount of principal. The principal amount is notional, which is never exchanged but is required in order to compute the actual cash amount that will be periodically exchanged. ये भी साथियों वही है, इंटरेस्ट रेट स्वैप है। इंटरेस्ट रेट स्वैप में जो एक हेजिंग की जाती है, इसमें भी फ्यूचर में इंटरेस्ट क्या होंगे उसके हिसाब से जो है डिसाइड कर लेते हैं कि ताकि जो रिस्क है वो उसको कम किया जा सके। और नॉर्मली जो है बेंचमार्क जो है माइबोर को माना जाता है, माइबोर, लाइबोर, और माइबोर जो है वो लाइबोर को बेंचमार्क मान के लिया गया है। तो ये है, इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है साथियों। माइफोर है, माइबोर है। माइफोर है मुंबई इंटरनेशनल इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट। लाइबोर लंदन का है, लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट ऑफर रेट। और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स साथियों, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अगेन इसमें क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके और इंटरेस्ट को हेज किया जा सकता है। और उसकी जो इसमें क्या है, पीरियोडिक मैच्योरिटी इसकी है 1 साल से लेके 1 साल के लिए होती है, और 3 मंथ कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ एंड फिक्स्ड क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एंटायर ईयर। तो ये रहता है साथियों। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं ये। और इसके अलावा आपका है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, जैसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में क्या है साथियों, जैसे जो 2 या 3 कॉर्पोरेट जो हैं वो आपस में जब सरप्लस फंड है एक कॉर्पोरेट के पास में, तो वो दूसरे कॉर्पोरेट को दे देता है, तो आपस में लेंडिंग हो जाती है। और ये अनसिक्योर बोरोइंग होती है, कोलेटरल नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। और टेन्योर जो है इसका 1 दिन से लेके 1 साल के लिए हो सकता है। मोस्ट कॉमनली 90 दिनों के लिए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो होते हैं वो होते हैं। तो ये है साथियों, ये मैंने जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो आपने देखे होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स और जो फ्यूचर हैं, ये जल्दी बस आपको मतलब बताया है, ज़्यादा डीप में नहीं बताया है, क्योंकि आपको ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए बस इतना काफ़ी है कि आपको इनका अगर कभी डेफिनीशन इनकी आती है ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता हो कि किसकी बात कर रहा है। इतना ही काफ़ी है इसमें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब जो ये फॉरेक्स की बात करेंगे, फॉरेक्स साथियों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे ठीक से। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट, इट इज़ एन इंटरबैंक मार्केट दैट टुक शेप इन 1971। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो 1971 से शुरू हुई है। और व्हेन ग्लोबल ट्रेड शिफ्टेड फ्रॉम फिक्स एक्सचेंज रेट टू फ्लोटिंग इंटरेस्ट वन, तो फिक्स एक्सचेंज रेट से फ्लोटिंग पे शिफ्ट जब हुआ तो फॉरेक्स मार्केट डेवलप हुई। और दिस इज अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन अमंग फॉरेक्स मार्केट एजेंट इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफाइड सम्स ऑफ मनी इन करेंसी यूनिट ऑफ एनी गिवन नेशन और करेंसी ऑफ अनदर नेशन एज ऑफ एनी स्पेसिफाइड डेट। इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो फॉरेक्स मार्केट एजेंट्स हैं उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, कोई एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई अमाउंट स्पेसिफिक करके, और अलग अलग करेंसी में, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में ट्रांजैक्शंस होते हैं। और एक्सचेंज रेट जो है करेंसी का डिटरमाइंड होता है सिंपली बाय सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड से इनका एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। और एक्सचेंज रेट वो होता है जिस पर दोनों पार्टीज एग्री कर जाती हैं। तो फॉरेक्स मार्केट क्या है? वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज्ड ओवर द काउंटर फाइनेंशियल मार्केट है फॉर ट्रेडिंग करेंसीज। तो करेंसीज ट्रेड होती हैं साथियों फॉरेक्स मार्केट में, ओवर द काउंटर फाइनेंशियल मार्केट है, ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड है, डिसेंट्रलाइज्ड है। और स्कोप ऑफ ट्रांजेक्शन इन द ग्लोबल करेंसी मार्केट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है ये। और इसकी वजह है कि डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड और एवोल्यूशन ऑफ करेंसी रेस्ट्रिक्शंस हुई हैं, करेंसी रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम हुई हैं और ट्रेड काफ़ी ग्रो हुआ है, उसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट भी ग्रो हुई है।
फॉरेक्स मार्केट क्या है, 24 आवर्स चलती है और डिपेंड नहीं करती है कोई पर्टिकुलर बिजनेस आवर्स को हिसाब से। और इसमें क्या है, ट्रेड टेक्स प्लेस अमंग बैंक्स लोकेटेड इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। और जो बैंक्स नॉर्मली इन्वॉल्व रहते हैं और अलग अलग जो वर्ल्ड में अलग अलग कोनों पे अलग अलग कंट्रीज़ में जो बैंक्स हैं उनके बीच में ट्रेड्स होते हैं। कई सारे ट्रांजेक्शन्स बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें होते हैं। इफ़ वी हैव एन इलेबोरेट एंड रिलायबल ट्रेड टेक्नोलॉजी वी कैन मेक अ बिजनेस विच नो अदर बिजनेस कैन मैच बाई इफिशियंसी। It is not without reason that the private banks buy expensive electronic equipment and maintain the staff of hundred of traders operating in different sectors of the forex market। साथियों फॉरेक्स मार्केट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ये ग्रो कर रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस पैराग्राफ में। और इसीलिए बैंक्स क्या है वो प्रॉपर एक स्टाफ मेंटेन कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट के लिए, और डीलर्स, ऑथराइज डीलर्स उन्होंने बैठाए हुए हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट में डील करते हैं। टिपिकल अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द मार्केट। साथियों फॉरेक्स मार्केट के जो फीचर्स हैं उसमें से देखते हैं अट्रैक्टिव फीचर्स क्या क्या हैं। 24 आवर वर्क शेड्यूल है इसमें, और पॉसिबिलिटी टू ट्रेड राउंड द क्लॉक पर्सन काम कर सकता है, कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस हैं और सर्विस चार्जेस वगैरह नहीं है नॉर्मली, तो वैल्यू मिलती है पर्सन को, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड होते हैं। और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इसमें काम होता है। साथियों मार्जिन जो होती है इसके लीवरेज ये भी मिलता है कस्टमर्स को, तो उसकी वजह से इसका जो बिज़नेस का साइज़ है, जो ट्रांजैक्शन का साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। साथियों लाइबोर की बात करते हैं। लाइबोर जो हमने पहले भी डिस्कस करा था, माइबोर जो है मुंबई का है, लाइबोर जो है स्टैंड फॉर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये बहुत ही पॉपुलर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है फॉर यूएस डॉलर। जी इनमें जो है कि कौन कौन सी करेंसी में इशूड की जाते हैं लाइबोर, ये है यूएस डॉलर और पाउंड, ब्रिटेन पाउंड, ब्रिटिश पाउंड में, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन। और ये ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन जो है वो 16 बैंकों से लाइबोर मंगाती है, और इसमें से जो 4 जो बेस्ट होते हैं और 4 जो वर्स्ट होते हैं उनको हटा के बाकी जो एवरेज जो 8 जो बीच के जो 8 बचते हैं उनका एवरेज निकाल कर और उसकी वैल्यू निकाल कर वो लाइबोर की तरह पब्लिश करते हैं। माइबोर क्या होता है, माइबोर स्टैंड फॉर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट एंड इज क्लोजली मॉडल्ड ऑन द लाइबोर। ये लाइबोर से मिलता जुलता है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है। दिस इज द interest rate at which bank can borrow fund in marketable size from other bank in the Indian इंटरबैंक मार्केट। तो इंटरबैंक मार्केट में इस रेट पे जो है पैसे बैंक ले उठा सकता है दूसरे बैंकों से। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। बेसिकली लाइबोर माइबोर क्या है, इंटरेस्ट रेट हैं और जिन पे फंड्स रेज किए जाते हैं, और कुछ ऐसा खास नहीं है इनमें। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा जो लेटेस्ट है फेमा, उससे पहले साथियों फेरा हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 73 में था। उसके बाद में फेमा एक्ट आया है 1999 में, और जून 2000 में ये लागू किया गया। साथियों ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमा एक्ट से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको पूरे ध्यान से पढ़ें। मैं भी इसमें सारे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा। फेमा एक्ट क्या है साथियों, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये। सबसे पहले तो ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, होल ऑफ द इंडिया, और ऑल्सो अप्लाई ऑन ऑल ब्रांचेज, ऑफिसेज, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और इंडिया में तो अप्लाई होता ही है पूरे इंडिया में, उन ऑफिसेज पे भी अप्लाई होता है जो है तो आउटसाइड इंडिया बट इंडियन रेजिडेंट जो हैं वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर वहाँ भी फेमा एक्ट अप्लाई होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है इसमें, लेजिस्लेशन रूल्स हैं इसमें, 7 चैप्टर हैं इसमें, और जो कि डिवाइडेड हैं 49 सेक्शंस में। साथियों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं फेमा में। अथॉरिटीज़ और इन्फोर्समेंट मशीनरी कैसी होती है। फेमा इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड लॉ नहीं है। जो प्रोविज़न ऑफ फेमा है वो आर स्प्रेड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड सो देयर आर रेगुलेटरी बॉडीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI मेक्स रेगुलेशंस फॉर फेमा एंड रूल्स आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़।
गवर्निंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा। तो फेमा साथियों कोई अलग से एक लॉ है, बट अपने आप में एक रेगुलेट इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड नहीं है। ये भी फेमा लॉ जो है वो अप्लाई करने की जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई पे रहती है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर रहती है। तो आरबीआई इसको गाइडलाइंस बनाती है इनको लागू करने के लिए, और प्लस जो डायरेक्ट ईडी जो होते हैं और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और कैपिटल मार्केट डिवीज़न और फॉरेन ट्रेड डिवीज़न जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तो ये इसको देखते हैं कैसे कैसे फंक्शन करते हैं ये। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है, इन्वेस्टिगेट प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, और उसके बाद में जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन का काम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है, अगर कहीं वायलेशंस होते हैं तो वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, और इसके पेनल्टी के अगेंस्ट में अगर कोई अपील करना चाहे तो वो स्पेशल डायरेक्टर में अपील की जा सकती है, और फर्दर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर वहाँ से स्पेशली डायरेक्टर के खिलाफ भी अपील करनी है तो फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रोविज़न साथियों 3-4 हैं, वो देख लेते हैं। सेक्शन 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेक्शन 3 कहता है प्रोविड्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट थ्रू ऑथराइज्ड डीलर। फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करेंगे कोई भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करने लगे, कोई भी बैंक कोई भी ब्रांच, ऐसा नहीं है। केवल जो ऑथराइज्ड डीलर्स ऑथराइज्ड पर्सन होंगे वही फॉरेन एक्सचेंज में डील करेंगे। ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांचेज जो हैं वो ऑथराइज़ की जाती हैं फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए, और उनमें भी स्पेसिफाइड पर्सनस होते हैं, वही ऑथराइज हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करेंगे। सेक्शन 4 है साथियों रिस्ट्रेन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम एक्वायरिंग, होल्डिंग, ओनिंग, पोजेसिंग और ट्रांसफरिंग एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट। सेक्शन 4 क्या करता है, जो इंडियन रेजिडेंट हैं, पर्सनस हैं, उनको रिस्ट्रेन करता है, उनको रोकता है फ्रॉम एक्वायरिंग, होल्डिंग, जो भी अपना इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं, इनको परचेज़ करने से एक्वायर करने से इनको रोकता है। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है डील्स विद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन जो है किस में डील करता है, मेन जो उसका की पॉइंट क्या है। 7 क्या करता है, डील्स विद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेक्शन 8 कास्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु हैव एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू और accrued in the favor to get the same realized and repatriated India within the specific period and manner specified by India। तो सेक्शन 8 क्या कहता है साथियों, इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 8 कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिया में जो पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके पास की फॉरेन प्रोसीड्स हैं तो वो उनको रिपेट्रिएट करा ले, मतलब इंडियन करेंसी में उनको कन्वर्ट करा ले स्पेसिफिक टाइम के अंदर। सेक्शन 10 एंड 12 डील्स विद द ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ऑथराइज पर्सन। अब 10 और 12 जो है जो ऑथराइज पर्सन है इनकी ड्यूटीज़ के लिए डील करता है। सेक्शन 13 और 15 जो है ये पेनल्टी क्या क्या लगेंगी, पेनल्टीज़ जो हैं जो एजुकेटिंग और अथॉरिटी जो है वो क्या पेनल्टी लगा सकती है उसके बारे में बताता है। तो साथियों ये सारा है, और इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर जो है यूनिट 4 ये कंप्लीट होता है। और आप ज़रूर अपने इसको वीडियो को देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। और साथियों ये वीडियोस जो हैं जेआईबी स्टूडेंट्स के लिए, जेआईबी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर आपके कोई जो भी हमारे साथी बैंकर्स जो हैं जो जेआईबी दे रहे हैं इस बार, उनके साथ ज़रूर इन वीडियोस को शेयर करें ताकि सबको इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और साथियों अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का आने वाले जो मैं वीडियोस जो बनाऊंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आप कमेंट में फ़ीडबैक कोई देना चाहें तो फ़ीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना है या इस वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप अगर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके नेक्स्ट अगली यूनिट का। तो साथियों धन्यवाद।